कि क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना सब कुछ किए थे? क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने 2020 में ये सारी तैयारियां की थी? नहीं। क्या अगर उप मुख्यमंत्री उनको बनना होता तो वो जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को जी। और उपेंद्र कुशवाहा को उस गठबंधन से बाहर करते? उनका मकसद मुख्यमंत्री बनना था और आज भी उनका मकसद मुख्यमंत्री बनना है। जो पटना में आकर के डेरा डाले हुए हैं, ऑपरेशन कराने के बाद वो दिल्ली में नहीं रह करके, सिंगापुर में उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, वहां नहीं रह करके अगर पटना में है तो इसके माने तो जरूर कुछ होंगे ना जी। वो लालू प्रसाद जो किसी को बिना पूछे बिना कहे अकेले जहाज पर बैठते हैं, चले आते हैं पटना में, तो इसका मतलब कि पटना में कुछ तो है जी। चीटी तो वहीं ना जाएगी जहां गुड़ा चीनी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप कितने खाने में बटे हुए हैं। मुस्लिम समाज में भी अलग अलग जातियां हैं जी। लेकिन उनको कभी आपने देखा है बटे हुए? क्या सिया सुन्नी भी बटे हुए हैं, तो जब जरूरत महसूस होती है दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अलग अलग जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वहां से जब निकलते हैं, जब मुस्लिम की बात होती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आप उस नेक्सस को 20% जो है उसको नहीं तोड़ सकते, 17-18%। इसके बाद आप करप्शन की बात करें तो करप्शन साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद के पास आए उसके बाद से नीतीश कुमार पर ये दाग लगने लगा, करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और करप्शन को प्रश्रय दे रहे हैं। और क्राइम की बात तो उसमें ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्राइम करने वाले हमारा चैनल है नहीं, इसलिए हम खाली बता सकते हैं कि कहीं भी क्राइम के चैनल को जाके देख लीजिए जो क्राइम की खबरें करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्राइम की स्थिति क्या है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है। महाभारत 2024 में वैसे विषयों पर चर्चा होता है जो 2024 के चुनाव के ठीक पहले बिहार में जो रणनीति तैयार होती है, इससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। देखिए, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है। आरजेडी भले ही पीठ थपथपाए, नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम जाति आधारित जनगणना के हिसाब से खेल दिया है, सिर्फ महागठबंधन के लिए नहीं लेकिन जदयू के लिए। लालू प्रसाद यादव भी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के बाद चुप हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है कि उनको बहुत बड़ा फायदा मिल चुका है। क्या फायदा वाकई में तेजस्वी यादव को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के बाद मिला है, या फिर नीतीश कुमार ने जो लगातार समीकरण बैठाए, चाहे तरह तरह जो जाति समुदाय के लोग हैं उनसे बैठकें की, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस तरीके से बैठक किया है, वैसे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार सबसे बड़े हितैषी मुस्लिमों के बन के उभर सकते हैं। तो क्या एमवाई समीकरण में नीतीश सेंध लगाने की तैयारी में जुटे हुए हैं? तेजस्वी को लगता है कि उससे जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट से उनको बड़ा फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार उनके सपने को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। महाभारत 2024 में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी को नीतीश लालू ने फंसा दिया, बिखर गया सारा सपना, पलट गई बाजी। बाबा हमारे साथ हैं, चलते हैं बाबा के पास, पूछते हैं कि क्या वाकई में बाबा तेजस्वी का सपना चकनाचूर हो जाएगा? वो जो सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में नीतीश और लालू ने तेजस्वी के सपने पर पानी फेर दिया है? रत्नेश, आपके सवाल पर मेरा एक सवाल होगा जी। सवाल ये होगा कि क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना सब कुछ किए थे? क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने 2020 में ये सारी तैयारियां की थी? नहीं। क्या अगर उप मुख्यमंत्री उनको बनना होता तो वो जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को और उपेंद्र कुशवाहा को उस गठबंधन से बाहर करते? उनका मकसद मुख्यमंत्री बनना था और आज भी उनका मकसद मुख्यमंत्री बनना है। ये सबसे बड़ा सपना तेजस्वी यादव का है, पूरे उनके पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका है, और सबसे बड़ा सपना ये लालू प्रसाद का है कि खुद पत्नी और पत्नी के बाद पुत्र बिहार की गद्दी पर राज करें। वो 15 साल 18 साल नहीं, 25 साल। जी। कारण कि जब पहली बार ये सत्ता पर आए थे 90 में, तो कहा था लालू प्रसाद ने कि 20 साल तक कोई हमको डिगा नहीं पाएगा। ये मुझे एकदम कान में, जब भी लालू प्रसाद का और बिहार की सत्ता का 1990 की बात होती है तो टन टन यहाँ करता है कि उन्होंने कहा था कि 20 साल, और लगभग वो 20 साल पूरा होने जा रहा है। 15 साल अपने पति पत्नी रहे जी। 2015 से 17 तक 2 साल उधर हुआ, 1 साल इधर हुआ, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 तक रहेंगे साथ में।
तो 20 साल तो वाला बात हो बिल्कुल, गया क्या? तो 20 साल लगभग उन्होंने पूरा कर लिया है। और इन सारी बातों के बाद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद, जब बार बार हम ये बात कह रहे हैं रत्नेश जी कि लालू प्रसाद जब पटना में आकर के डेरा डाले हुए हैं, ऑपरेशन कराने के बाद वो दिल्ली में नहीं रह करके, सिंगापुर में उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, वहां नहीं रह करके अगर पटना में है तो इसके माने तो जरूर कुछ होंगे ना। जी वो लालू प्रसाद जो किसी को बिना पूछे बिना कहे अकेले जहाज पर बैठते हैं, चले आते हैं पटना में, तो इसका मतलब कि पटना में कुछ तो है। जी चीटी तो वहीं ना जाएगी जहां गुड़ और चीनी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार की में गुड़ और चीनी, राजनीतिक गुड़ और चीनी पूरा फैला हुआ है, जिसको अपने अपने हिस्से में करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। ये उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सपने को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव अकेले काफी नहीं है, क्योंकि लड़ाई किससे है? नीतीश कुमार से। बिल्कुल। नीतीश कुमार को सत्ता पर से उतार नहीं पाई जब भारतीय जनता पार्टी, तो फिर लालू तेजस्वी, तो लालू और तेजस्वी की अभी क्या बिसात है? लेकिन इस बिसात में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि लालू प्रसाद के पास वो 32-33% वोट है जिसको लालू प्रसाद अपना मानते हैं जी यादव और मुस्लिम का MY समीकरण का। जब लालू प्रसाद 1990 में आए थे, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी। सामाजिक न्याय के बात को करते हुए पुरोधा कहे जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस सामाजिक न्याय का जो उनका आडंबर था उसको अच्छी तरह से विवेचना नहीं हो पाई। अगर करने की किसी ने कोशिश की भी की तो या तो उससे कलम छीन लिया गया जी, या फिर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया जी बिल्कुल। जो कि अब यह आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि पिछले 9 साल में या तो कलम छीन लेती है या मुंह पे टेप चिपका देती है। जी कई पत्रकारों के ऊपर जांच का दायरा बढ़ना, ईडी का शिकंजा कसना, गिरफ्तारी होना, कुछ ना कुछ कहानी जरूर कह रहा है। ये कहानी कोई पहली नहीं है, इससे पहले हो चुकी है। लेकिन खैर, हम विषय से विषयांतर नहीं होते हुए हम इस बात को लेकर के आज बैठे हैं कि आखिर सपना कैसे चूर हुआ और ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के कारण क्यों हुआ। तो देखिए, महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा में बहुत थोड़ा फर्क है, सिर्फ अति का फर्क है। और ये अति चाहे जिस तरफ से भी हो, कहीं ना कहीं मामला अटकता है। जातीय गणना की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर में जो है यादव बैठे हुए हैं। ये व्यवहार में भी नजर आता है जी, सरकार में भी नजर आता है और हर जगह नजर आता है। आप अगर कहीं किसी गांव में चले जाएं और वहां झगड़ा हो रहा हो तो आपको नजर आएगा, अगर 20 लोगों का नाम है तो उसमें से 5 कम से कम यादव हैं, यानी बाकी 15 में सब लोग हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये जाति संख्या में भी अधिक है, और खास करके हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं। हिंदुओं की संख्या में अधिक है तो न इनसे ब्राह्मण टकरा सकते हैं जो सवर्ण में आते हैं, न राजपूत टकराते हैं, कोशिश करते हैं टकराने का लेकिन टकरा नहीं पाते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। न इसमें भूमिहार टकराते हैं, और कास्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, यानी भूरा बाल तो पहले ही यादवों के सामने साफ हो गया। इस जातीय गणना के आंकड़े ने यह बात साबित कर दिया है। अब आप दलित की तरफ बढ़ें तो दलितों की संख्या भी घुमा फिरा करके 20% है, जिसमें अलग अलग खाने में बटे हुए मामला कहां है वो समझना जरूरी है जी। कि हिंदू समाज में आप दावा कर लीजिए कि हम 82% हैं, लेकिन आप कितने खाने में बटे हुए हैं। मुस्लिम समाज में भी अलग अलग जातियां हैं जी, लेकिन उनको कभी आपने देखा है बटे हुए? क्या शिया सुन्नी भी बटे हुए हैं, तो जब जरूरत महसूस होती है दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वहां से जब निकलते हैं, जब मुस्लिम की बात होती है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये आप उस नेक्सस को 20% जो है उसको नहीं तोड़ सकते। 17-18% जो मुस्लिमों की आबादी है उसको नहीं तोड़ सकते हैं। उसके साथ अल्पसंख्यक समाज जो बौद्ध धर्म है, जैन है, सिख है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को अल्पसंख्यक समझ करके ब्राउनी पॉइंट लेते हैं, या लाभ का हिस्सा उनको मिलता है कि ये भाई कमजोर तबका है, कम है, इसलिए इन पर कर दिया जाए। जी। तो एक मामला ये भी है, समय समय पर उसका भी प्रकटीकरण हुआ है। आपको पता होगा कि जब सोनिया, माफ कीजिएगा, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो क्या हुआ था सिखों के साथ, ये किसी से नहीं छुपा है। तो खैर ये सब बातें चल रही थी। तो अब अगर दूसरी तरफ जाएं आप तो नजर तो आ रहा है कि ये जो समाज है, दलित समाज, इनके पास वोट
बैंक अच्छा खासा है, जी 20% के आसपास इनके पास वोट बैंक है। जी लेकिन ये वोट बैंक अलग अलग खाने में बटा हुआ है, माझी बटा हुआ है, पासवान बटा हुआ है, रविदास बटा हुआ है, ये 4 खाने 5 खाने में बटे हुए हैं। इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए हैं, यानी कि इनके वोट का भी टुकड़ों में बटा होना कहीं ना कहीं यादव जाति को फायदा पहुंचा रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि 14% को अगर मिला लेते हैं 20% से, मैंने एमओआई समीकरण का, तो ये 34% के आसपास हो जाता है। एक मुश्त ये 34% वोट है। अब खेल यहीं से शुरू हो रहा है, असल खेल यहीं से शुरू हो रहा है। अब इसके बाद आप दूसरे खेमे में अगर पहुंचते हैं तो अति पिछड़ों की संख्या कितनी है? 36%। जी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर के ये 63% के आसपास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरफ जहां लालू प्रसाद और जो बिहार की वर्तमान सरकार है वो 63% को एक जगह खड़ा करके रख रही है, जो कि संभव नहीं है। और इस संभव नहीं रहने में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस जातीय गणना के आंकड़े को ला करके और इसमें यादवों की संख्या ऊपर रखने के बाद नीचे वालों में एक अलग तरह का बेचैनी पैदा हो गया। हालांकि आप देखिएगा इसके बाद आएगा आपको जमीन का आंकड़ा कि किसके पास कितना जमीन है, ये आएगा किसके पास कितना धन है, ये देख लीजिएगा आप कि जैसे तो ऐलान किया ही है, नीतीश कुमार इशारा भी कर रहे हैं बिल्कुल कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जमीन का सर्वेक्षण कराएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो रत्नेश ये है कि जब संपत्ति का आंकड़ा आएगा, जमीन का आंकड़ा आएगा, तो जमीन और संपत्ति के आंकड़े में इतना सब कुछ होने के बाद, यादवों की संख्या बड़ी होने के बाद, एमवाई समीकरण बड़ी होने के बाद, आप विधानसभा में देखिए ना कि विधानसभा में सबसे अधिक संख्या जो है वो सवर्णों की है, लेकिन सवर्ण 4 टुकड़ी 5 टुकड़ी में बटे हुए हैं। यही कारण है कि यादवों की संख्या भारी पड़ जाती है और वो भारी है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां से नीतीश कुमार का जो गेम प्लान चल रहा है और लालू प्रसाद ने जो कोशिश किया कि नीतीश कुमार को कमतर करके, नीतीश कुमार के वोट बैंक को संकुचित करके अपना वोट बैंक ऊपर दिखा करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के समय ओबीसी का, ईबीसी का, उन्हें सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मिलता था जी, वो समाज अब कटता जा रहा है। और इस समाज का हम कई बार कह चुके हैं कि लालू प्रसाद के तरफ अगर आते हैं नीतीश कुमार, तो यहां आने के बाद उनसे ईबीसी ओबीसी का गैर यादव जो वोटर है वो कट करके बाहर आ जाता है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तभी तो एक लॉबी उनकी तैयार हो रही है। बिल्कुल। तो वो अपने लिए एक विकल्प की तलाश करता है। बिल्कुल। और वो विकल्प नीतीश कुमार अब नहीं रहे, क्योंकि वो तो लालू प्रसाद के खेमे में बैठे हुए हैं। जी। दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार उधर घूम करके जाते हैं तो मुस्लिम उनसे नाराज होता है, नाराज होते हैं। बिल्कुल। वहां वो उनका साथ नहीं देता है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने बनाई है, उस स्ट्रेटजी में साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जो समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक, ब्राह्मणों की नहीं, मतलब सवर्णों की, सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक, ये 55% के आसपास होता है। इसमें आप जोड़ दीजिए नीतीश कुमार का सिर्फ 2% वोट जो उनके समाज का, कुर्मी समाज का है, वो डाई हार्ट उनका फैन है। तो उस समाज को खाली जोड़ देने से ये 50% से अधिक 55% के आसपास हो जाता है। अगर ये समीकरण नीतीश कुमार बैठाते हैं, सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक ये बैठ जाता है, तो ये 55-56% होता है। उसमें आप जोड़ लीजिए जो ईबीसी ओबीसी है, जो गैर यादव है ओबीसी में, उनको भी अगर जोड़ लेते हैं तो इस जोड़ के साथ साथ ये 60 से 62% हो जाता है। जबकि आपको पता है कि ओबीसी माने जो पिछड़े समाज हैं उनका वोट प्रतिशत 63% है, जिससे नीतीश कुमार पार पा जाते हैं। अब इसमें से कितना भी आप काट लीजिए तो नीतीश कुमार वहां जाके बैठे हुए हैं जहां से उनको हिलाया नहीं जा सकता है। यानी कि 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी सबसे ऊपर है और ये तब संभव होगा जब नीतीश कुमार दोनों से अलग होंगे। यानी कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को यह फैसला करना है और इसी फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद से एक बार 2017 में जिस तरह से परेशान नजर आ रहे थे नीतीश कुमार, उन्होंने खुल करके कहा था कि मुझे काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी,
मैं घुटन महसूस कर रहा था, आज वो स्थिति सामने आ गई है। तो बाबा एक सवाल यहाँ पे उठता है कि मान लीजिए कि ये सारे लोग जो 63% वोट की बात यहाँ पे चल रही है, अगर नीतीश के साथ आ जाते हैं 24 के चुनाव में, 25 के चुनाव में, तब भी तो गठबंधन से अलग हो सकते हैं नीतीश, क्योंकि उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनको सीट ज़्यादा मिल जाएगा, तो अलग होकर अपना कुर्सी बचा लेंगे वो। ये भी तो प्लानिंग चल रहा होगा। जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद हम लगातार इस बात को, संभावनाओं को अपने सामने रख रहे हैं कि किस बात संभावनाएं क्या होंगी। हालांकि इस पर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, चूंकि अभी तक फैसला नहीं सामने आया है, लेकिन राजनीति में जो संकेत होते हैं वो स्पष्ट करते हैं कि आगे का क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग चल रहा है। हिंदू की संख्या लेकर के जो 82% के आसपास है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का बयान आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि 82% हम लोग हैं। आप कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमें आप 82% दे दीजिए। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और इस एकजुट होने में कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि वो एक मुश्त अपने सुरक्षा, अपने सुविधाओं के हिसाब से जाना चाहता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि उसने कोशिश किया था ओवैसी को अपने साथ जोड़ने का, लेकिन नतीजा ओवैसी कुछ नहीं कर पाया, और उनके जो विधायक जीत करके आए थे या तो इस खेमे में तो उस खेमे में चले गए। तो ये मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि क्या स्थिति है। दूसरा जो आंकड़ा कल से परसों हम दिए हैं कि मंत्रिमंडल में 31 की संख्या में 5 मात्र मुस्लिम समाज का होना और 14% यादवों में से 8-9 का होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ भी मुस्लिम समाज को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसके अलावे बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख ये कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? मंत्रिमंडल में पूरे मंत्रिमंडल की बात छोड़ दीजिए ना, आपको बिहार विधानसभा में भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समाज के भी प्रतिनिधित्व को दीजिएगा ना, इसकी आवाज कौन उठाएगा? नीतीश कुमार के लिए ये सारे वोट बैंक है, सारे वोट बैंक। बौद्ध धर्म के लिए नीतीश कुमार ने तो इतना कुछ बहुत कुछ किया है, जाते भी रहते हैं। नीतीश कुमार इस स्ट्रेटजी के तरफ आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें जो भाजपा से लोग नाराज हैं वो, और जो आरजेडी से नाराज हैं वो, ये दोनों को दो खेमे में रखने के लिए नीतीश कुमार एक तीसरा फ्रंट तैयार करने की है। और ये तब संभव हुआ है जब लालू प्रसाद की एंट्री पटना में हुई है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जातीय जनगणना एक ऐसा गले का हड्डी बन गया है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आप पूरे यादवों का वोट 14.6% है, उस सब ले लीजिए, लेकिन फिर भी क्या आप सत्ता तक पहुंच पाएंगे? असंभव लग रहा है। ऐसी स्थिति में आपको मुस्लिमों का वोट चाहिए, जो बिखरने के लिए आपसे अलग होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और एक खबर आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा है, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लेकर के ऐलान कर दिया है कि भाई नहीं देंगे तो हम निर्दलीय खड़ा होकर लड़ेंगे। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा, आप उसके बाद देखिए ना कि कई ऐसे नेता हैं जो गुप्त रूप से हिना साहब से जदयू के मिल रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो चिराग पासवान खुद गठबंधन से मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक और बयान आया है, और कल 2 दिन पहले संपादक नमन मिश्रा जी ने एक खबर किया था मुस्लिम समाज को लेकर के। उस पर कमेंट जो आए हैं वो कमेंट बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज कितना ज्यादा राजद शहाबुद्दीन को लेकर के और हिना साहब को लेकर के एग्रेसिव है। लोगों का कहना यह है कि अब तक हमें सिर्फ छला गया है, ठगा गया है, यहाँ तक कि राजद ने हमें यूज किया है, हमें विकल्प चाहिए। अगर विकल्प नीतीश कुमार बनते हैं या कोई भी बनता है, अगर नहीं बनता है तो हम भाजपा को वोट कर देंगे। कमेंट है, ये सारे कुछ कमेंट आ रहे हैं वीडियो। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लालू और नीतीश का जो राजनीतिक पैंतरा था, आधुनिक राजनीति में तेजस्वी यादव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से वो बैरियर आ गया जहां बार बार आपको गाड़ी का स्पीड कम करना पड़ेगा। और आप देखते होंगे कभी कभी सड़क पर चलते होंगे तो बहुत सारा ऐसे ऐसे अवरोध लगा रहता है, जी 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 जी, जहां खटखट खटखट करके ऐसे ऐसे गाड़ी जाता है, खास करके टोल टैक्स पर। अब तो न इनके पास कोई स्पीड से चलने वाला गाड़ी है, यहां से वहां तक इनका अवरोध बना हुआ है, पटना से लेकर दिल्ली तक का। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के लिए एक और बेनिफिशियरी बात है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म इससे समझौता नहीं करते हैं। तो कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने के लिए मुस्लिम समाज को अपने साथ ला सकते हैं,
जिसके लिए वो पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहे थे कि वो इस तरह का कोई भी एजेंडा नहीं लाए। बिल्कुल। इसके बाद आप करप्शन की बात करें तो करप्शन साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद के पास आए उसके बाद से नीतीश कुमार पर यह दाग लगने लगा, करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और करप्शन को प्रश्रय दे रहे हैं। और क्राइम की बात तो उसमें अब ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्राइम करने वाले हमारा चैनल है नहीं, इसलिए हम खाली बता सकते हैं कि कहीं भी क्राइम के चैनल को जाके देख लीजिए जो क्राइम की खबरें करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्राइम की स्थिति क्या है। और ये विभाग, गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के पास है, तो नीतीश कुमार की स्थिति क्या हो सकती है। यानी कि सीधी तौर पर घूम करके आते हैं तो लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी और नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी तेजस्वी यादव के लिए चेकमेट कर दिया है। उनका सारा सपना जो है कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे इससे बाहर निकलेंगे ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी बैतरनी पार करनी है। सुना गया है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं, धर्म शास्त्रों में, कि गाय का पूंछ पकड़ करके बैतरनी पार करते हैं। अब तो यादव समाज गाय को भी पालना बंद कर चुका है बहुत हद तक और काम में लग गए हैं। तो खैर चलिए, ये तो एक अलग विषय था, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव जिस स्पीड से 2017 से आगे बढ़े थे, अचानक से ब्रेकर के पास पहुंच करके ब्रेक लग गया है। अब टोल टैक्स दिए बिना उनको कोई गुजारा नहीं है। अब क्या करते हैं, चूंकि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का आप देख रहे हैं डिमांड भी बढ़ने लगा है, तो ये सारी बातें उनको मजबूर कर रही हैं और लालू प्रसाद नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रही है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं वो अपने माहिरता में जो है वो अब उपलब्धि पा रहे हैं। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं तेजस्वी यादव के लिए, कहीं ना कहीं वो स्थितियां अब उनके विपरीत जा रही हैं। फिलहाल महाभारत 2024 के इस खास चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।